गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दो और मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में जानेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मेडिसिनल हर्ब्स और प्लांट्स के बारे में जाना था, उनके एग्जांपल्स पढ़े थे, उनके वेरियस यूजेस पढ़े थे। ओके, अब जो दो रह गए हैं वो रहे सबसे पहले जो है हल्दी, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक। हालांकि उसको आप सभी जानते हैं हल्दी का यूजेस क्या है, कैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, इन कुकिंग में आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई भी ऑस्पिशियस काम होता है एज पर द हिंदू ट्रेडिशंस, तो वहाँ पे हल्दी की अपनी ही अलग इम्पोर्टेंस है। ओके, तो सभी जानते हैं कि हल्दी के मेडिसिनल यूज़ क्या है, या हल्दी कैसी दिखती है, कैसी नहीं रहती है। ओके, तो इसके बारे में उनको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होती है ना। आपकी स्किन के प्रोडक्ट्स के लिए स्किन प्रोडक्ट्स में भी आजकल यूज़ हो रही है। ओके, इसके साथ साथ येलोइश इन कलर होती है। सबने कच्ची हल्दी, फिर बाद में पिसी हुई हल्दी सभी ने देख रखी है। ओके, इसके मेडिसिनल यूज में अगर हम देखें तो ये कोल्ड और कफ में यूज़ की जाती है। ओके, जैसे बॉइल्ड वाटर में यूज़ की जाती है, या एज एन एंटीसेप्टिक बॉइल्ड वाटर में अगर हल्दी डाल दीजिए तो कफ और जो भी सर्दी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ ये दूध में डाल के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप कहीं बॉडी में आपको दर्द हो रहा होता है या जख्म हो जाता है तो वहाँ पर सेप्टिक नहीं होता है, या एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक्स काम करती है। ओके, इसके साथ साथ द पाउडर ऑफ फ्राइड टर्मरिक मिक्स विद हनी ऑल्सो गिव टू रिलीफ फ्रॉम द कफ प्रॉब्लम्स। और अगर आप हल्दी पाउडर को अगर आप हनी में डाल देते हैं तो उससे भी आपको कफ प्रॉब्लम से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम को सही कर देता है। द मसाला टर्मरिक पाउडर मिक्स्ड विथ मस्टर्ड ऑयल एंड रॉक सॉल्ट, यानी कि सेंधा नमक, फॉलोड बाय वॉश विथ बॉइल्ड वाटर, गिव्स अ लॉट ऑफ रिलीफ इन फ्रॉम वेरियस गम प्रॉब्लम्स। जैसे आपके दांतों में जो प्रॉब्लम होती है, जिसको कि मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या कर सकता है कि हल्दी और सरसों का तेल और सेंधा नमक मिलाकर उसको वॉश कर सकता है, और फिर उसको बॉइल्ड वाटर से अगर उसको वापस उस मसाज को देने के बाद बॉइल्ड वाटर से को वो साफ करेगा तो जो भी गम प्रॉब्लम्स है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। टर्मरिक इज यूज्ड एन एंटीसेप्टिक फॉर ट्रीटिंग वुंड्स एंड इट्स फॉर इंटरेस्ट और सब्सिडिंग स्वेलिंग एंड पेन। और मैंने बोला था कि चोट लग जाती है तो वो हल्दी को यूज़ किया जाता है, एज एन एंटीसेप्टिक काम करती है वो। ओके, तो पेन और जख्म में काफ़ी आराम मिलता है। इसके बाद में हमने जो एक और हर्ब्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नीम, है ना। सभी जानते हैं नीम की एक अपना यूज़ है हर जगह। वो एक तो सबसे पहले जो उसका जो सिंपल सा एक फंक्शन है कि वो एनवायरनमेंट को प्योर करता है। नीम का काम करता है कि एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करता है। ओके, एवरी पार्ट ऑफ दिस ट्री इज वेरी मेडिसिनली यूज। हर पार्ट इस ट्री का यूज़ किया जाता है। नीम जो कि एक एवरग्रीन ट्री है, इसकी हाइट कम से कम 30 फीट से 25 फीट से 30 फीट तक वेरी करती है ना। इसकी लीव्स सभी जानते हैं शाइनिंग ग्रीन इन कलर है। ओके, और एक अलग ही स्पेसिफिक टाइप की स्मेल आती है। फ्रूट्स आर स्मॉल एग शेप्ड विच गेट चेंज इनटू येलो कलर ऑन ग्रोइंग फुल राइप एंड देन दे आर कॉल्ड निबोरी। क्या आपने इसका फ्रूट्स देखे होंगे, छोटे छोटे होते हैं कि जो कि एग शेप में होते हैं, ग्रीन इन कलर पर, लेकिन जब वो राइप मतलब जब वो पक जाते हैं तो येलोइश इन कलर में हो जाता है, जिसको कि निबोरी कहा जाता है। उस निबोरी के अंदर एक छोटी सी स्मॉल सीड भी होती है। ओके, इसके मेडिसिनल यूज या फिर मेडिसिनल यूज काफ़ी सारे हैं। ओके, जिसके लीव्स और सीड्स हैं ये हेयर से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। स्प्रिंग सीजन में the use of newly sprouted soft leaves purify bloods and also prevent disease like smallpox and other। और जो स्प्रिंग सीजन के टाइम में जब फ्रेश पत्तियाँ आती हैं, ओके, तो वो अगर उसको आप लोगे सॉफ्ट लीव्स को आप यूज़ कर कंज्यूम करोगे तो आपके ब्लड को भी प्योरीफाई करती है। ऑल्सो जिससे डेंजर डिजीज होती है, स्मॉल पॉक्स हो गया, कि उन सारी डिजीज से भी बचाती है। इनफैक्ट जैसे इन रूरल इंडिया विलेजेस में क्या होता है, जब माता जी, जैसे जिसको हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं, तो जब माता जी का टाइम आता है तो हल्दी आसपास नीम आसपास रखते हैं, जिससे कि काफ़ी रिलीफ मिलता है बच्चे को। ओके, इसके साथ साथ the brush of neem branches should be used to clean teeth and also to subside other tooth problems। एंशियंट इंडिया में नीम के जो बाग्स हैं उससे दतून बनाया जाता था, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता था हमारे टूथ के लिए एज वेल एज हमारे अदर टीथ प्रॉब्लम्स के लिए। द बार्क जो उसकी छाल होती है ना, trunk cover of neem tree is very much useful in disease related to ringworm। जो दरात खुजली होती है उसमें भी नीम काफ़ी यूज़ होता है, जो स्पेशली जो उसकी
छाल होती है, जो उसके तने होते हैं, जो कि शाखा जो उसके बाग निकलते हैं, जिसको हम छाल बोलते हैं, वो काफ़ी यूज़फुल होती है ना, दांत खुजली के लिए, पिंपल्स के लिए। ओके, फॉर द स्मोक ऑफ इट्स ड्राई लिव्स द मस्कीटोज इमीडिएटली फ्लाई, और जिसके ड्राई लिव्स को अगर हम जला के इसको एज स्मोक या करें तो मस्कीटोज भाग जाते हैं। ओके, the dry leaves are also kept in food grain containers to avoid the problem of spreading worms insect in the stored food grains। और काफ़ी सारी स्टोरेज जगहों पर नीम लीव्स को यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, जिस भी ग्रेन्स पे ये लीव्स होती है तो वहाँ पे कीड़े वीड़े उस अनाज के अंदर नहीं पड़ते हैं। बाय द यूज ऑफ वाटर बॉइल्ड with neem leaves, the clothes of a patient and also his living rooms are made germ free। The oil prepared from neem is also used in डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज। ओके, इसके साथ साथ कोई अगर ऐसा पेशेंट है जिसको क्लीन करना हो, जिसके आसपास कंटेंजियस डिजीज़ हो, तो वहाँ पर इसको बॉइल्ड वाटर के साथ मिक्स करके उस रूम को, उसके पर्टिकुलर चीज़ों को साफ करे तो वो सारे जम्स को मार देता है। इसके साथ साथ ये बालों से रिलेटेड भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर देता है। बिसाइड दिस मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स देयर आर आल्सो मेनी अदर यूजफुल हर्ब्स, नेमली मूसली, शंखपुष्पी, नागरमोथा एंड ईसा गोबर एक्सेट्रा। ये तो सिर्फ हमने कुछ एग्जांपल्स पर, इसके अलावा भी बहुत सारे मोलेटी है। शंखपुष्पी है जो कि काफ़ी फेमस है इनके आयुर्वेदिक यूजेस में और इनके मेडिसिनल यूजेस में। ओके, अब हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ने इन हॉर्टिकल्चर्स को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर सेंटर आर द स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच वाज स्टार्टेड इन 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2 मिशन स्टार्ट किए गए, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर सेंटर। ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन किए गए थे इन 2005। दिस प्रोग्राम इंक्लूड द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। इस प्रोग्राम के तहत इस पीपल्स फार्मर्स के बीच में अवेयरनेस लेके आना और इनकी अच्छी मार्केटिंग करना, ये प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था, ताकि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ये बिके। ओके, अब प्रोविजंस क्या थे, टू एस्टैब्लिश अ ग्राफ्ट बैंक टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी एंड फुलफिल इट्स डिमांड। एक तरीके की एक ऐसी लार्ज प्रोडक्शन हो ताकि मतलब एक तरह का हम स्टोरेज कर सके, अच्छे लार्ज प्रोडक्शन अगर हम स्टोर कर पाएंगे, जिससे कि हम इस हॉर्टिकल्चर जो हमारे ये हर्ब्स हैं इनको हम यूज़ कर सके। ओके, और जो भी थी डिमांड है उसको हम फुलफिल कर पाएँ। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हमें प्रोडक्शन एज वेल एज की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना था। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने एक और चीज़ करी थी, सॉइल की टेस्टिंग की गई थी कि वेदर वहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में इस टाइप की क्रॉप्स ग्रो करना, इन तरह की मेडिसिनल हर्ब्स ग्रो करना पॉसिबल है कि नहीं। ओके, इसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ थी, लेबोरेटरीज, नर्सरीज, पाली हाउस, ग्रीन हाउस, इनको इंक्रीज़ करने के लिए, लेबोरेटरीज इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो सके। ओके, प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैज़ टू इंक्रीज फॉर द एक्सपोर्ट। इसके साथ साथ मैंने बताया था आज दुनिया इन आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन को की तरफ ज़्यादा है, तो इसको एक्सपोर्ट भी करना अदर कंट्रीज में। ओके, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स, और या फिर ऐसी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी लाके हाइब्रिड प्रोडक्ट्स बनाना जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले। टू एनहांस द बेसिक एम्यूनिटीज फॉर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट, और जो बेसिक एम्यूनिटीज है जो कि मार्केटिंग करने से रिलेटेड है या फिर अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो बनेगी। ओके, इन प्रोग्राम्स के तहत। ओके, अब इसके अचीवमेंट्स हम पढ़ेंगे कि लॉन्च हो गया प्रोग्राम में, सेंटर ने 2 मिशंस लॉन्च किए, उसके बाद हमें उसके अचीवमेंट्स क्या मिला। ओके, 97,503 हेक्टेयर्स एडिशनल एरिया वाज फाउंड अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ओके, जब इसका सर्वे किया गया, लोगों को इसमें जागरूक लाया गया फार्मर्स के में, तो 97,503 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंडर में था। To include 50,667 hectares, 16,252 hectares and 20,262 area under fruits, vegetables and spices respectively। अब इस horticulture crops में 50,667 जो था हेक्टेयर्स जो थे वो फ्रूट्स के लिए थे, है ना, 16,252 हेक्टेयर्स स्पाइसेस में, वेजिटेबल्स में थे, और 20,262 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया स्पाइसेस के लिए कंज्यूम हो रहा था। उसके साथ साथ
5858 हेक्टेयर्स जो एरिया है वो मेडिसिनल हर्ब्स और एरोमेटिक प्लांट्स और फ्लावर्स के लिए यूज हो रहा था। ओके, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। बेसिकली हॉर्टिकल्चर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो किन 3 जगहों पे फोकस किया गया, JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड। ओके, along with increasing प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हालांकि हमें प्रोडक्शन तो बढ़ाना है, इसके साथ साथ हमें इस बात का सिक्योरिटी भी या फिर हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि कैसे इन क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, For the development horticulture, fertility of the soil should be maintained by continuous use of manures and chemical fertilizers in appropriate quantity। अब अगर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो हमें सॉइल की फर्टिलिटी पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से अच्छे फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स यूज करने पड़ेंगे, बट इन लिमिटेड क्वांटिटी, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी खराब ना हो। इसके साथ साथ हमें प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, बाउंड्री ऑफ गार्डन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड सो दैट अनवांटेड एलिमेंट्स में नॉट डैमेज द क्रॉप। इसके साथ साथ सिंस वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए या फिर स्पाइसेस हो गए, तो ये काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, तो इसके लिए प्रॉपर बाउंड्रीज बननी चाहिए जिससे कि कोई अनवांटेड एलिमेंट्स आके क्रॉप्स को डैमेज ना कर पाए। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो काफ़ी की वेदर फोरकास्टिंग है ना, वेदर के बारे में पहले से जानकारी लेना, जिसके तहत फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सके। ओके, वेदर फोरकास्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी फार्मर्स को अगर खेती करनी है, अगर उसके पास अगर उसका एडुकेट अमाउंट ऑफ नॉलेज होगा कि वेदर या फिर बारिश लेट आएगी, जल्दी आएगी, ओके, या ठंड इस साल ज़्यादा पड़ेगी, कम पड़ेगी, तो इससे उसको नॉलेज हो जाएगा और उस हिसाब से वो अपनी क्रॉप्स अगर उसको ग्रो करनी है तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा। मार्केट एंड एक्सपोर्ट सिस्टम शुड बी डिसाइडेड बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। मार्केट में क्रॉप्स की ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कैसे जाएंगी, इसके साथ साथ अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कैसे होगी, ये सारी स्ट्रेटेजी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए। इसके साथ साथ लोन्स जो फार्मर्स को चाहिए रहता है, जो हॉर्टिकल्चर फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, उन तक प्रॉपर अमाउंट ऑफ लोन्स प्रोवाइड कर देने चाहिए, उनका सब्सिडीज मिलनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। फिर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड डेवलप हाई रेटिंग स्पीशीज ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स एंड मोटिवेट प्रोड्यूसर्स टू अडॉप्ट सच वेराइटीज। इन दिस वे प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर इज पॉसिबल इन द कंट्री। इसके साथ साथ जो भी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको ऐसी हाइब्रिड सीड्स, फर्टिलाइजर्स डेवलप करने चाहिए और फार्मर्स को मोटिवेट करना चाहिए इन क्रॉप्स को ग्रो कर सके, जब भी हमारे कंट्री में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे हमारे मिनरल्स। हमारे इंडिया में कौन कौन से ऐसे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब मिनरल्स के बारे में सभी जानते हैं, मैं फिर से एक और बता देता हूँ। ऐसी चीज़ें जो हमें अर्थ को खोद कर एक्सट्रैक्ट करनी पड़े उसको हम मिनरल्स बोलते हैं, जिसको कि हम यूज़ में ले सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमें अर्थ के नीचे से डिपॉजिट्स उनके मिलते हैं, उनको अर्थ को डिग करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, उसके अंदर से हमें काफ़ी वैल्यूएबल मिनरल्स मिलते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप ले सकते हैं पेट्रोलियम हो गया, ओके, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गए, डायमंड्स हो गए, गोल्ड हो गए, कॉपर, बॉक्साइट, ऐसे बहुत सारी ऐसे मिनरल्स के एग्जांपल है जो कि हमें अर्थ को डिग करने के बाद या खोदने के बाद हमें मिलते हैं। ओके, कभी कभी ये अर्थ के लिए थोड़ी सी नीचे ही मिल जाते हैं, उसका भी रीज़न है सॉइल इरोजन की वजह से, अदरवाइज काफ़ी नीचे अर्थ की काफ़ी नीचे ये लोग रहते हैं। ओके, नेचुरली ये डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं और इन मिनरल्स को बनने में कम से कम लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ओके, आज जो हमें मिनरल डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, है ना, हो सकता है आयरन हो, पेट्रोलियम हो, ये हज़ारों साल पहले से इनकी बनने की प्रोसेस है, जब जाके हम आज इनको यूज़ कर पा रहे हैं। और वापस अगर इनको बनना है तो वापस हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे इनको वापस से बनने में। ओके, अब आज के जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, मिनरल उसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक मशीन इंडस्ट्रीज, शिप, बिल्डिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स, कॉइन्स, जो भी अदर मेटेलिक चीज़ें बन रही है वो हमें सब मिनरल सब्सटेंस से ही मिल रही है। सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया हमारा आयरन। ओके, आज हम जिस भी इंडस्ट्री में जाएंगे हमें वहाँ पे आयरन कहीं ना कहीं एज ए मेटल मिल ही जाएगा। बसेस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, अब मशीन्स हो गई, वो भी आयरन से ही बनती है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुछ ऐसे मिनरल्स, स्पेसिफिकली मेटेलिक मिनरल्स।
मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री। और किसी भी कंट्री को अगर इंडस्ट्रियली डेवलप होना है तो उसमें मेन जो रोल प्ले करता है वो करता है मिनरल्स का। ओके, अगर किसी कंट्री में मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल है तो काफ़ी उनके लिए पोटेंशियल रिसोर्स बन जाता है, जिससे कि जिसका यूज़ करके वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हैं और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को मजबूत बना सकते हैं। In ancient times, when man was not aware of metals and power resources, he made use of stones and other hard substance for him. जब एंशियंट टाइम में ह्यूमंस को इन मेटल्स के बारे में या फिर मिनरल्स के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने जो अपने औजार बनाए थे, अपने हथियार बनाए थे, पत्थर से बनाए थे, कोई ऐसी हार्ड सब्सटेंस से। बट जैसे जैसे उनको आइडेंटिफाई होने लगा, लाइक जैसे में आयरन का उनको आइडेंटिफिकेशन हुआ कि कैसे एज ए स्ट्रॉन्ग वेपन बन सकता है, उसके साथ साथ कोल का पता चला कि कोल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो कोल को वो यूटिलाइज करने लगे। और आज की तारीख में जो ह्यूमंस है वो ऐसे मिनरल्स, जैसे काफ़ी सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे वो अवेयर हैं उनको कैसे यूज़ करना है। और आज की तारीख में वही कंट्री ज़्यादा डेवलप हो सकती है इकोनॉमिकली जिसके यहाँ पे मिनरल सोर्सेस अवेलेबल है। ओके, अब मिनरल्स को हम दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होता है मेटेलिक मिनरल्स और दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स जिसमें मेटल की क्वांटिटी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेटल क्वांटिटी पाई जाती है। ओके, उनको हम मेटेलिक मिनरल्स बोल सकते हैं, उनके साउंड से हम पता कर सकते हैं उनके साउंड मेटेलिक है कि नहीं। ओके, अब उनको मेटेलिक मिनरल्स को भी सब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा है। एक होता है फेरस में और एक होता है नॉन फेरस। फेरस इन द सेंस आयरन बाम, जिसमें आयरन की क्वांटिटी हो ऐसे मिनरल्स को हम फेरस मिनरल्स बोलेंगे, जिसमें आयरन की क्वांटिटी ना हो उनको नॉन फेरस बोलेंगे। जिसमें इसके कुछ एग्जांपल्स है की बुक में, जैसे सम कॉमन फेरस मिनरल्स आर आयरन ओर, इट्सल्फ एक आयरन ओर हो गई, मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, टंगस्टन हो गया। ओके, अब नॉन फेरस मेटल के एग्जांपल हो गया आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, बॉक्साइट, लेड, ये सारे एग्जांपल हो गए आपके नॉन फेरस मेटल के। अब आएंगे हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ओके, ये अब नॉन फेरस मेटल में कंफ्यूज मत होना कि इसमें आयरन नहीं है तो ये नॉन मेटेलिक क्यों नहीं है। नॉन फेरस मतलब उसमें आयरन की क्वांटिटी नहीं है, बट जो गोल्ड है, सिल्वर है, ये मेटल ही है। ओके, अब आएंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। दिस मिनरल्स विच डू नॉट हैव मेटल प्रेजेंट इन इट, ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल्स का प्रेजेंस ही नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया हमारा कोयला, इसके साथ साथ सॉल्ट, नमक, जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, इसमें मेटल प्रेजेंट नहीं है। ओके, डायमंड हो गया, सबसे बड़ा एग्जांपल डायमंड एज ए नॉन मेटेलिक मिनरल्स का। इंडिया के पास काफ़ी सारे नेचुरल मिनरल सोर्स है ना, सो वी हैव नेचुरल वेल्थ ऑफ मिनरल्स। ओके, लगभग सभी वैरायटीज के मिनरल्स हमारे यहाँ मिलते हैं। आयरन और हो गया, मैंगनीज और हो गया, बॉक्साइट भी मिलता है, कॉपर, माइका, गोल्ड, डायमंड, ये सारी मिनरल ओर्स कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। बट मोस्ट प्रोमिनेंटली आयरन ओर जो की है वो ज़्यादातर प्रेजेंट है। ओके, छोटा नागपुर प्लेटू कंसिस्ट ऑफ रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल एंड इज नोन एज मिनरल वंडर ऑफ वर्ल्ड। जो हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है बेसिकली वाला पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ओके, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये वाला जो पोर्शन, ये जो बेल्ट है इसको हम छोटा नागपुर बेल्ट बोलते हैं। और इसमें प्रोमिनेंटली झारखंड जो पोर्शन है वो ज़्यादा आता है इन दस छोटा नागपुर प्लेटू। और ये इसको हम मिनरल वंडर ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरियस काइंड्स ऑफ मिनरल्स, सिर्फ ऐसा नहीं कि आयरन मिलेगा, वहाँ पे आपको माइका, मैंगनीज, इन अदर मिनरल्स भी वहाँ पर मिलते हैं। इंडिया की 40% मिनरल डिपॉजिट यहीं प्रेजेंट है। ओके, इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन सम मिनरल्स एंड सम मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड आफ्टर फुलफिलिंग आवर रिक्वायरमेंट। इंडिया को कुछ ऐसे मिनरल्स है जो कि इंडिया खुद यूज करने के बाद अदर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करता है। ओके, इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स बिहार एंड झारखंड कंट्रीब्यूट 37%, वेस्ट बंगाल 22% एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ 16%। अब अगर हम ये देखें कि परसेंटेज वाइज कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा वो करता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो बिहार और झारखंड मिलके 37% कंट्रीब्यूशन करते हैं, वेर एज वेस्ट बंगाल 22% और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलके 16% कंट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स।
तो इसमें सबसे पहले हम आयरन ओर के बारे में पढ़ते हैं। आयरन ओर जो कि एक बैकबोन माना जाता है किसी भी कंट्री में अगर आयरन ओर प्रेजेंट है, क्योंकि जितनी भी हमें सारी इंडस्ट्री सेटअप होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सेटअप होता है, उसमें कहीं ना कहीं आयरन से ही ये सारी चीज़ें बनती है। तो कहीं ना कहीं एक बैकबोन माना जाता है इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जितनी भी है। इंडियन रैंक्स 8th इन आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की पोजीशन 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन का। बट विद रिगार्ड टू हाई ग्रेड आयरन एंड और इट रैंक सेकंड। बट लेकिन अगर कंपेयर करें कि 8वें नंबर पे तो है इंडिया इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन, बट लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ आयरन जो है वो उसमें इंडिया सेकंड पोजीशन पर आता है। देयर आर 4 वेराइटीज ऑफ आयरन ओर जो कि हमारे प्रेजेंट है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लैमिनेटाइट एंड सिडराइट। ओके, जो सबसे पहली क्वालिटी है हेमेटाइट, उसके बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में जान लीजिए। वो रेड और ब्राउन इन कलर होता है, इसमें 60 to 70% ऑफ आयरन होता है। ओके, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है इंडिया में, ओके, हेमेटाइट। ओके, और इट इज फाउंड इन एक्वस रॉक्स, जो भी एक्वस रॉक्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। मैग्नेटाइट, इट इज ए ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड ऑफ मैग्नेटिक आयरन कंटेनिंग 72% ऑफ आयरन। ओके, इसमें 72% ऑफ आयरन प्रेजेंट होता है। मैग्नेटिक आयरन रहता है, ऑक्साइड ऑफ मैग्नेटिक आयरन होता है। इट इज फाउंड इन इग्नियस रॉक, जितने भी इग्नियस रॉक्स होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? कर्नाटक और तमिलनाडु रीजन में। ओके, फिर आता है लिमोनाइट। इट इज फाउंड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, वाटर और आयरन। 3 चीज़ों से बना हुआ है, ऑक्सीजन, वाटर एज वेल एज आयरन। इसमें 40 to 60% आयरन रहता है। इसका कलर जो है वो येलो इन कलर है और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। और सिडेराइट, ये एज एन आयरन कार्बोनेट फॉर्म, इसका फॉर्मेशन होता है आयरन कार्बोनेट बनने की वजह से। ओके, जिसमें आयरन और कार्बन दोनों मिला हुआ रहता है, ब्राउन इन कलर होता है और इसमें 10 to 40% ऑफ आयरन प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पर हमने आयरन और जो कि हमारा जो सबसे प्रोमिनेंट मिनरल जो इंडिया में पाया जाता है उसके बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको रीजन वाइज क्लासीफाई करेंगे। ओके, रीजन वाइज नॉर्थ पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट, है ना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अदर ओर्स लाइक मैंगनीज, माइका, बॉक्साइट, कॉपर, इनके बारे में जानेंगे।